आज हम चर्चा करते हैं उपकल्पना के सिद्धांत में। इसमें पहले हमने चर्चा की उपकल्पना की विशेषताएं एवं उपकल्पना के प्रकार। आज हम बात करते हैं उपकल्पना के स्रोत। उपकल्पना के स्रोत में किन किन स्रोतों का हम अध्ययन कर पाते और उससे हमारा अनुसंधान कैसे सुदृढ़ हो सकता है। तो उपकल्पना के स्रोत में सबसे पहला जो स्रोत है वो है सामान्य संस्कृति। सामान्य संस्कृति में व्यक्तियों की गतिविधियों को समझने का तरीका, उनके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उनके व्यवहार, ये सब हम सामान्य संस्कृति में लेते हैं। सांस्कृतिक मूल्य शोध कार्य में हमारी प्रेरणा बनते हैं। उदाहरण के तौर में पश्चिम संस्कृति व्यक्तिवादिता, गतिशीलता और प्रतिस्पर्धा देखी जा सकती है। भारतीय संस्कृति में दर्शन, धर्म, संयुक्त परिवार, जाति आदि सामान्य संस्कृति में आती है। इन सब का हम अध्ययन हमारे अनुसंधान के दौरान उपकल्पना का जब प्रविधि अपनाते हैं तो अनुसंधानकर्ता इनका उपयोग कर पाता है। सामान्य संस्कृति में 3 अंग यहाँ पर हम उपकल्पना के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इसमें यहाँ पर विज्ञान का उद्भव, विकास, प्रोत्साहित या हतोत्साहित, इस तरह की चीज़ों को हम सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में लेते हैं। जैसे भारत, ब्रिटेन की पृथक पृथक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ हो सकती हैं और उसी के आधार पर हम अनुसंधान में उपकल्पनाएं भी अलग अलग तरह की बनती हैं हमारी। दूसरा अंग है वो है सामान्य चिन्ह। संस्कृति अंग जैसे लोक विश्वास हैं, लोक साहित्य है, लोकगीत हैं, कहावतें हैं, इनके आधार पर भी हमारी उपकल्पनाएं बनती हैं। तीसरा अंग है सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। जैसे समय समय पर संस्कृति के संस्थात्मक जो ढांचा है उसमें परिवर्तन होता है और परिवर्तन के कारण परिवर्तित सांस्कृतिक मूल्य उपकल्पना के स्रोत बनते हैं। दूसरा जो स्रोत है वो है वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत भी उपकल्पना के स्रोत हो सकते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत उपकल्पना के स्रोत हो सकते हैं। सिद्धांतों से हमें विषय के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे जाति प्रथा उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए जाति से संबंधित पहले के सिद्धांत के आधार पर ही उपकल्पनाएं बनाई जाती हैं। दूसरा उदाहरण आपको बताएंगे, जैसे आत्महत्या पर कोई उपकल्पना बनती है तो उसमें कारण व प्रभावों को जानने के बाद जिन नियमों का निर्माण किया जाएगा उनका सामूहिक नाम आत्महत्या का सिद्धांत कहलाएगा। तीसरा जो है वो स्रोत बताएं यहाँ पर सादृश्यता या समरूपता या समानताएं। जब 2 क्षेत्रों में समानताएं दिखाई देती हैं तो इस आधार पर भी उपकल्पनाएं बन जाती हैं। इनकी प्रेरणा का कारण सादृश्य, समानता या समरूपता होती है। जो घटनाएं एक ही समय पर विभिन्न स्थानों पर घटित होती हैं सादृश्यता को बताती है या समरूपता को बताती है। कुछ विशिष्ट व्यवहार मनुष्यों एवं पशुओं में समान हो सकते हैं। जैसे पशुओं के संक्रमित कीटाणु मनुष्य में आ जाते हैं, चेचक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो संक्रमित होते हैं। चौथा जो स्रोत है वो है व्यक्तिगत अनुभव। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से विशिष्ट अनुभव प्राप्त करता है, उसी के आधार पर उपकल्पना का निर्माण करता है। जैसे न्यूटन ने पेड़ से गिरने वाली सेब को देखकर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का निर्माण किया। तो ये 3-4 जो प्रकार बताए स्रोत के वो उपकल्पनाएं में हमारे सामाजिक अनुसंधान में कहीं न कहीं उपयोगी साबित होते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं उपकल्पना का महत्व या उपकल्पना के गुण। तो सबसे पहले जो है वो है हमारे पास समस्या की व्याख्या में सहायक। उपकल्पना का जो गुण है वो समस्या की व्याख्या में सहायक कैसे होते हैं। तो हमारी उपकल्पनाएं जो है हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं अनुसंधान के दौरान अध्ययन क्षेत्र में, उनकी जो समस्या है वो उपकल्पना से कैसे समाधान हो सकता है।
तो सबसे पहले जो गुण है वो समस्या की व्याख्या में सहायक। व्याख्या कारण प्रभाव के रूप में की जाती है। किन कारणों का परस्पर कारण प्रभाव के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसकी सत्यता की जांच अनुसंधान से ही होती है। समस्या को स्पष्ट, सुनिश्चित, सीमित रूप में उपकल्पनाएं प्रस्तुत करती हैं। दूसरा जो गुण है वो है अध्ययन की दिशा में सहायक। उपकल्पना हमारे अध्ययन की दिशा में किस तरह सहायक होती है, किस तरह सहायक सिद्ध हो सकती है। तो यहाँ पर अनुसंधानकर्ता जब अध्ययन करने के दौरान अपने अध्ययन क्षेत्र में जाता है तो इन चीज़ों को ध्यान रखता है कि किन तथ्यों को एकत्रित करना है, किन को एकत्रित नहीं करना है। अनुसंधान क्षेत्र में इधर उधर भटकने से बचता है। और दूसरी बात, व्यर्थ के जो तथ्य एकत्रित होते हैं वो भी नहीं हो पाते। तो अध्ययन की दिशा को हमारा जो अनुसंधान के दौरान हमारी उपकल्पना है वो हमारी अध्ययन की दिशा को सुनिश्चित करते हैं। तो इसमें अनुसंधान करता इधर उधर नहीं भटक पाता है और संबंधित जो आंकड़े हैं, तथ्य हैं, वही प्राप्त कर पाता है। तीसरी है अध्ययन क्षेत्र में चुनाव में सहायक। क्षेत्र ऐसा चुने जिससे उपकल्पना जांच हो सके, हमारी उपकल्पना की जांच कर सकते हैं या उसकी सत्यता सिद्ध हो सके। अनुसंधान क्षेत्र की उपकल्पनाएं अनुसंधान क्षेत्र को उपकल्पनाएं स्पष्ट कर देते हैं कि हमारा अनुसंधान क्षेत्र क्या होगा। आवश्यक तथ्य उपलब्ध होते उन्हीं को हम अध्ययन में लेते हैं। अनुसंधानकर्ता न तो इधर उधर भटक सकता है और अपने सीमित क्षेत्र का चुनाव करते हुए आंकड़े एकत्रित कर सकता है। विस्तृत अगर क्षेत्र होगा तो इधर उधर भटकने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अध्ययन क्षेत्र में चुनाव में कैसे हमारी उपकल्पना सहयोग करती है, कैसे सहायता करती है। अगला गुण है वो है उपयोगी तथ्य संकलन में सहायक। उपयोगी तथ्य संकलन में किस प्रकार सहायक हो सकती है कि कैसे हम हमारे जो अनुसंधान से संबंधित तथ्य हैं या आंकड़े, उनको जो हमारे उपयोग में आने वाले हम उन्हीं को एकत्रित कर पाते हैं। तो यहाँ पर व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन के लिए उपकल्पना का होना जरूरी होता है। समस्या से संबंधित तथ्य एकत्रित करें, समस्या से संबंधित तथ्य एकत्रित करें, समस्या से संबंधित तथ्य उनको अपने अध्ययन क्षेत्र में न लें। अनुसंधानकर्ता व्यर्थ तथ्यों को एकत्रित कर लेता है कई बार, तो इसमें हमारी उपकल्पना सही साबित नहीं होती है। उपकल्पना से आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है और सही तथ्य एकत्रित करने में सहायक होती है। तो उपकल्पना का निर्माण हम अनुसंधान के दौरान करना चाहिए। एक आवश्यक गुण हमारे उपकल्पना में इस तरह के मिलते हैं। अगला जो गुण है वो है तर्कसंगत निष्कर्ष में सहायक। हमारी उपकल्पना कैसे हमारे निष्कर्षों में सहायक होगी। अनुसंधान के दौरान हमने जो आंकड़े एकत्रित किए हैं उनका निष्कर्ष निकालेंगे, तब हम जिस उपकल्पना का निर्माण किया था वो कैसे हमारे को सहयोग कर पाएगी। तो निष्कर्ष में हमारे पास सहायक बनती तथ्य संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, इसी से होते हैं। तर्कसंगत निष्कर्ष में ये सब सहायक होते हैं। हम सत्यता की जांच के बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। प्रारंभ में उपकल्पना बनाई वो सत्य है या नहीं है वो हमारे को निष्कर्ष के बाद ही मालूम पड़ेगा। अगला जो गुण है वो है सिद्धांत निर्माण में सहायक। हमारी उपकल्पनाएं हमारे सिद्धांत निर्माण में कैसे सहायक होती हैं। लास्ट में, अंत में जब अनुसंधान करता है, सारे तथ्य एकत्रित कर लेता है, उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो वहाँ पर कि हमारी जो उपकल्पना हमने सोची थी वो सिद्धांत निर्माण में सही साबित हो रहे या नहीं हो रहे। उपकल्पना सत्य सिद्ध होने पर सिद्धांत का निर्माण और असत्य सिद्ध होने पर नए सिद्धांत की स्थापना हम कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम आज उपकल्पना के स्रोत और उपकल्पना के गुणों की चर्चा की।